लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा तैयार कर लिया है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी मोर्चा पदाधिकारियों और विस्तारकों की बैठक ली। जिन कार्यकर्ताओं की बात बहुत बीजेपी दम से करती है, उन कार्यकर्ताओं के बूते पर पार्टी ने मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की, ये बात कही गई। और ये भी कहा गया कि उसी रणनीति से लोकसभा के रण में भी उतरने की तैयारी है। यही वजह है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को काम करने के निर्देश दिए गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकर्ता ही बीजेपी की प्राण शक्ति है और यही बीजेपी की रणनीति है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक एक गांव में हफ्ते भर रहकर काम करेंगे कार्यकर्ता। स्व सहायता समूह एनजीओ के लोगों से करेंगे बातचीत। एससी एसटी ओबीसी वर्ग की समस्याओं का करेंगे समाधान। जिलों में नुक्कड़ सभाएं करके युवाओं से बातचीत की जाएगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर घर भी जाएंगे कार्यकर्ता। लोगों को पीले चावल देने के लिए घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। हारी हुई सीटों पर वोट प्रतिशत भी बढ़ाने का काम बीजेपी की रैंक एंड फाइल करेगी। महिला मोर्चा का महिलाओं पर रहेगा फोकस। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ किस तरह से मैदान में उतरती है। बीजेपी के पदाधिकारियों ने क्या कहा इस बैठक को लेकर, ये भी सुनिए। महिला मोर्चा को आगामी कार्यक्रम, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट को हमको जीतना है। दूसरा, हमें ऐसे कार्यक्रम करना है जिससे भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़े। हमारा महासंपर्क अभियान जो किसान मोर्चा को चलाना है, जिसमें हम छोटे किसान समूहों को, श्रेणीबद्ध किसानों को, खेतीहर मजदूरों को और जो प्रत्यक्ष खेती से जुड़े हुए उन समस्त लोगों को जोड़कर उनके महासंपर्क अभियान उनका चलाना। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की मीटिंग में बीजेपी को मिली जीत का श्रेय पार्टी ने अपने जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया, जिनके बूते पर यह चुनाव बीजेपी ने जीता है। अब उनका सम्मान करना तो बनता ही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करेगी। इससे पार्टी एक तीर से दो निशाने साधेगी। पहला तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और दूसरा, लोकसभा के लिए उन्हें तैयार भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का कहना है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही ये नतीजा है कि बीजेपी ने फिर से छत्तीसगढ़ में वापसी की है। अब लोकसभा का जिम्मा भी कार्यकर्ताओं के कंधों पर होगा। और इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव से खास बातचीत की स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने जा रही है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव साहब, उनसे बातचीत करता हूं। वो यही कार्यकर्ता जिसने मेहनत करके, अथाह परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को जीता है। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिस श्रेष्ठ हमारे पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके वो बड़ी समन्वय स्थापित करके, और ऑफ कोर्स जनता जनार्दन का भी बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत प्रेम इसने मिला है। और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित हुई है। सभा के लिए तैयारियों के लिए भी बैठे पूरी 11 की 11 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में। ये थे हमारे साथ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव साहब। उनका साफ तौर पर कहना था कार्यकर्ता ही नहीं जीतने आया है और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन अब हम करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ बीजेपी कार्यालय रायपुर से आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ के सीनियर कांग्रेस लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने डिप्टी सीएम की जो व्यवस्था है, इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। मोहम्मद अकबर ने बीजेपी के डिप्टी सीएम फार्मूले को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं। उनका कहना है कि डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने जो शपथ ली है वो असंवैधानिक है। अब बीजेपी इस मुद्दे पर मोहम्मद अकबर और कांग्रेस पर आक्रमण करती नजर आ रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेरा। प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की शपथ लेते फोटो पोस्ट किए और मोहम्मद अकबर से सही या गलत के बारे में पूछा। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो गया है। आज डिप्टी सीएम का इतिहास भी आपको लगे हाथों बताते चले। सबसे पहली बात कि देश के पहले उप मुख्यमंत्री जो थे वो बिहार में बने। कांग्रेस ने ही की थी डिप्टी सीएम फार्मूले की शुरुआत और अब उसी पार्टी के एक नेता इसको असंवैधानिक बता रहे हैं। 1946 में एएन सिन्हा
बिहार के डिप्टी सीएम बने। 1967 में 67 में कर्पूरी ठाकुर भी बिहार के ही उप मुख्यमंत्री बने। 2022 में कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने शपथ ली। इसके पहले मध्य प्रदेश में सुभाष यादव और जमुना देवी भी डिप्टी सीएम रहे। 2023 में छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली और मध्य प्रदेश में ही हमें ध्यान आता है प्यारेलाल कंवर जी भी डिप्टी सीएम रहे। हालांकि सिंहदेव जी ने गोपनीयता की शपथ नहीं ली थी। यहाँ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उप मुख्यमंत्री की संख्या या पद को लेकर कोई नियम नहीं है। सीएम की गैर हाजिरी में लीड कर सकते हैं मंत्रिमंडल को, क्योंकि वरिष्ठता का क्रम उनका ऊंचा होता है। बिहार से पहली बार शुरू हुई थी डिप्टी सीएम की परंपरा। कांग्रेस नेता अनुग्रह नारायण सिंह, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, एएन सिन्हा पहले डिप्टी सीएम बने थे। देश में हर राज्य में बढ़ा है डिप्टी सीएम का ट्रेंड और ये राजनीति में एडजस्टमेंट का एक बढ़िया फार्मूला माना जाता है। फिलहाल देश में 30 से ज़्यादा डिप्टी सीएम है। सबसे ज़्यादा 5 डिप्टी सीएम आंध्र प्रदेश में है। जातिगत क्षेत्रगत बैलेंस के लिए ये एक ज़रूरत बन गई है राजनीति की। कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है दर्जा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि कोई अलग से स्टेटस नहीं है, लेकिन अब इसी पर कांग्रेस के नेता क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये बात समझ से परे है। कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दिल्ली से लौटने के बाद कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर में एक अलग अनोखा अंदाज दिखा, जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। विजयवर्गीय जी ने बड़ा गणपति चौराहे पर सेब परमल का लुत्फ उठाया। दरअसल मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि एक व्यक्ति एक पद, और ये बीजेपी की परंपरा है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसमें बेहतर बात करेंगे। उनसे बातचीत की हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट पीयूष पारे। अगर आप इंदौर में हैं तो आप देश की स्वाद की राजधानी में हैं और यहाँ का स्वाद और नमकीन तो पूरी दुनिया में फेमस है। और आप देखें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के नमकीन का मजा ले रहे हैं इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर। कैलाश जी, सबसे पहले तो इंदौर का नमकीन की जो बात है, आप कहते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ मिस करते हैं आप इसे। हमेशा सेव परमल को तो बहुत मिस करता हूँ। कल दिल्ली में था, रात को 2-2:30 बजे मुझे सेव परमल की याद आई। मैंने कहा यार सेव परमल खत्म हो गए। अरे मैंने डांटा उसको, मैंने कहा हमेशा स्टॉक में होना चाहिए। क्या क्या खासियत है भाई साहब, ये ऐसा क्या है कुछ है जो बाहर नहीं मिलता है? देखिए, इंदौर का टेस्ट तो कहीं नहीं मिलता। इंदौर है, दुनिया में कहीं पे भी घूम के आ जाओ, इंदौर की बात ही अलग है। यहाँ पर माता अहिल्या की बहुत कृपा है, इसलिए यहाँ का सेव खाओ, यहाँ का मीठा खाओ, यहाँ की जलेबी खाओ, यहाँ के मक्खन बड़े खाओ, इंदौर जैसे कहीं नहीं मिलता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात आपकी हुई है, एक व्यक्ति एक पद वाला फॉर्मूला आपने कहा है, अब पूरा फोकस मध्य प्रदेश में रहेगा, क्या कुछ जो है वो आपकी चर्चा हुई है नड्डा जी से? उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो इस्तीफा देने की? उन्होंने कहा पार्टी का अपना सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद, इसलिए इस पद को छोड़ना जरूरी है और इसलिए मैंने ये पद छोड़ रहा हूँ। फिर किसने बोला दूंगा? मैंने कहा अपने मन से, लोगों से मिल लेता था इस्तीफे की, जाओ भैया हो गया, अब तुम विधायक बन के जरा इधर भेजो। तो मेरा दायित्व है कि मैं बिना मांगे दे दूँ इस्तीफा। राहुल गांधी फिर से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और मध्य प्रदेश भी आएंगे, क्या कुछ आपको लगता है चैलेंज है लोकसभा चुनाव से? देखिए, उनके पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं कि नोटंकी करो, कोई देश का विज़न। अब बोलते हैं सेम पिपरोदा कि मंदिर से सारे देश, अरे भाई तुम क्या जानो विदेश में बैठ कर कि भारत की राम के प्रति क्या आस्था है, धर्म के प्रति क्या आस्था है, संस्कृति के प्रति क्या आस्था है। तुम विदेश में बैठकर रात में क्लबों की राजनीति करते हो, तुम्हें क्या मालूम कि भारतीय संस्कार क्या है। कभी होंगे भारतीय, पर विदेश में जाके तुमने सब भारतीय संस्कार नष्ट कर दिए। और जिस प्रकार की सेम पिपरोदा बात करते हैं कि मंदिर से जाने से क्या होता है, उनको बुढ़ापे में समझ में आएगा कि मंदिर जाने से क्या। इंदौर नंबर 1 रहेगा। कैलाश विजयवर्गीय अपने जो चीर परिचित अंदाज उनका बेबाकी वाला अंदाज है, उसी से कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर दावा कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से उनकी मुलाकात हुई है, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस्तीफा उन्होंने महासचिव पद से जरूर सौंप दिया, लेकिन उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर अब वे पूरी तरीके से पूरा फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर करेंगे। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। राहुल गांधी ने एक बार फिर निशाना साधा है बीजेपी की तरफ और चुना उन्होंने जिस जगह को, वो जगह है नागपुर, जो संघ का मुख्यालय है। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में
एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें देश भर से आए हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान की जनता को कोई अधिकार नहीं थे। सारे के सारे अधिकार संविधान बनाकर कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। उन्होंने तिरंगे को सैल्यूट नहीं मारा था। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नागपुर की धरती से बाबा साहब अंबेडकर की प्रोग्रेसिव विचारधारा निकली, प्रगतिशील विचारधारा निकली। वहीं इसी नागपुर की धरती से आरएसएस की विचारधारा भी निकली है। उनका आरोप था ये विचारधारा देश को बर्बाद कर रही है। तो सुनिए क्या कुछ कहा राहुल ने और मल्लिकार्जुन ने। एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मगर हिंदुस्तान की जनता को इस देश में कोई अधिकार नहीं था। गरीब व्यक्ति की जमीन अगर राजा को अच्छी लगी, 1 सेकंड में उसको ले जा सकता था। ये सारे के सारे अधिकार जिनकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने खून पसीना देके बनाया, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सलूट मारते हैं। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सलूट नहीं मारा था। कांग्रेस की इस महारैली पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरएसएस की नीतियों से सहमत हो रही है और कुछ ये जो टीका टिप्पणी हो रही है, ये कुछ उसी तरफ इशारा कर रही है। नागपुर में इकट्ठे हैं, रैली निकाल रहे हैं, फिर यात्रा की भी तैयारी है, क्या लग रहा है? मुझे लगता है वो आरएसएस की नीतियों से सहमत हो रहे हैं। नागपुर में इकट्ठे हैं, रैली निकाल रहे हैं, फिर यात्रा की भी तैयारी है, क्या लग रहा है? मुझे लगता है वो आरएसएस की नीतियों से सहमत हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का विस्तार हो रहा है। अब 2 और शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। भोपाल, इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर पुलिस की ताकत भी बढ़ने वाली है। गृह विभाग ने दोनों जिलों के एसपी को सूचना जारी कर दी है। अब महानगरों की तर्ज पर इन 2 जिलों में भी पुलिस के पास वो फैसले लेने की शक्तियां होंगी जो फैसले अब तक जहां पुलिस कमिश्नरी नहीं है वहां डीएम के पास ये फैसले होते थे। आपको बताते भी हैं क्या है कमिश्नरी प्रणाली। कमिश्नरी प्रणाली को आसान भाषा में समझें तो फिलहाल पुलिस अधिकारी कोई भी फैसला लेने के लिए, खासतौर से जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ ऐसा फैसला होता है जहां बल प्रयोग किया जाए भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लाठीचार्ज या गोली चालन की आकस्मिक परिस्थितियों में अनुमति की बात है, तो ये उनके हाथ में नहीं है। इसके लिए उन्हें डीएम से या कमिश्नर से या सरकार से निर्देश मिलने पर ही इस दिशा में आगे बढ़ना होता है। लेकिन पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने पर पुलिस अधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरह अपने अधिकारों को आगे बढ़ा पाएंगे। और इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को जो बार हैं होटल्स के, उनको भी नियंत्रित करने के, उनके बारे में भी निर्णय लेने के अधिकार उनको मिलेंगे। और साथ ही वो जमानत देने और जो भी आरोपी हैं उनके बारे में, उनकी जमानत से जुड़े मसलों को भी डील करने के लिए वो स्वतंत्र हो सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि लाठीचार्ज या तमाम मुद्दों को लेकर भी वो फैसला कर सकते हैं। आपने स्क्रीन पर देखा कि इससे पुलिस कमिश्नर प्रणाली काफ़ी एम्पावर होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कतर में कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सभी 8 पूर्व भारत के नेवी अफसरों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी सफलता है भारत की। अब सजाए मौत की जगह इन भारतीयों को, जो नेवी के अधिकारी हैं, इनको जेल में रहना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। गुरुवार को कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने यह फैसला सुनाया।
उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि फैसले की डिटेल्स का इंतजार है, इसके बाद ही अगले कदम पर विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान भारत के एम्बेसडर अदालत में मौजूद थे, उनके साथ उनके परिवारों के सदस्य भी थे जो वहां जिनको मौत की सजा सुनाने का फरमान पहले था। भारत ने इसके लिए स्पेशल काउंसलर नियुक्त किए थे। हालांकि फैसले की विस्तार से जानकारी अभी नहीं दी गई है, तो इंतजार है इस फैसले के डिटेल्स का। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान गर्भगृह में केवल 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह का पर्दा भी बंद रहेगा। गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्य आचार्य जो पूजा विधान से जुड़े हैं वो मौजूद रहेंगे। सबसे पहले भगवान राम को आईना दिखाया जाएगा और रामलला उसमें अपना चेहरा देखेंगे। ये विधान पूजा का निश्चित तौर पर होगा। इसके बाद दल पूजा के लिए आचार्यों की 3 टीमें बनाई गई। पहले दल का नेतृत्व स्वामी गोविंद देव गिरी करेंगे, दूसरे दल का नेतृत्व शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती करेंगे जो कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य हैं। वही तीसरी टीम में काशी के 21 विद्वानों को रखा गया है। तो 3 दल हैं, गोविंद देव गिरी, कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती जी और एक तीसरा दल भी इसमें रहेगा। तो तैयारियां जोरों पर। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान एयरपोर्ट की सौगात वो अयोध्या को देंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी, एसटीएफ, एटीएस के कमांडो के साथ 3 डीआईजी, 17 एसपी, 38 एडिशनल एसपी वहां तैनात रहेंगे। वहीं 35 महिला सब इंस्पेक्टर्स के साथ 2000 कांस्टेबल्स की तैनाती भी की जाएगी। तो पूरी तैयारियां अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर के दौरे को लेकर अयोध्या में पूरी तैयारियां की गई। अब बढ़ते हैं खेल की खबर की तरफ। इंदौर शहर के होलकर स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए सबसे महंगा टिकट कितने का होगा? 5,947 रुपए का। 14 जनवरी को होने वाले मुकाबले के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन ने टिकटों की कीमत जारी की है। मैच का सबसे सस्ता टिकट 743 रुपए का होगा। 30 दिसंबर से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। इंदौर में पिछला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 अक्टूबर 2022 को खेला गया था। सोच क्या रहे हैं? देखिए, जो रेंज हो आपकी पहुंचिए, देखिए भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाइए। अफगानिस्तान की टीम ने बताया है कितना दमखम है उसमें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो टीसती है फिर वर्ल्ड कप में फाइनल में हमारी हार की तरह। सेंचुरियन में भारतीय क्रिकेट के शेर फिर ढेर हुए हैं। साउथ अफ्रीका ने पारी और 32 रन से हराया है, करारी पराजय ही है। दूसरी पार्टी में पहली पारी में केएल राहुल चले तो दूसरी पारी में सिर्फ विराट कोहली का बल्ला चला, 76 रन बनाए उन्होंने। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 131 रन बनाए, 131। पहली पारी में 245 बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए थे 408 रन। तो करारी शिकस्त है भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें अगर दक्षिण अफ्रीका की, सेंचुरियन की, और उम्मीद थी कि हम वहां अपना पिछला रिकॉर्ड बदलेंगे, लेकिन अभी तो कोई इसके आसार दिख नहीं रहे। खैर, टीम इंडिया भूलिए इसको, आगे बढ़िए, अगली बार और पॉजिटिव एटीट्यूड से सामने आइए। चलिए, और इसी के साथ अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन गुजारिश वही रहेगी कि इसी समय इसी वक्त मुलाकात आपसे ज़रूर होगी और बने रहिएगा हमारे साथ। टॉकिंग पॉइंट में फिर आपसे मिलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।